हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम मोनिश कुमार शर्मा है। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कीप लर्निंग पे। आज क्लास 8th का वापिस हम मैथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। इसकी पिछली जो वीडियो हमने देखी थी उसमें मैंने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को अच्छे से समझा दिया था। उसके बाद मैंने 2.1 भी कंप्लीट करवा दिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो 2.2 से है। हम एक एक क्वेश्चन को आराम से समझ के करेंगे, ठीक है। बस आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसा कि मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले से ही लिख रखा हूं यहाँ पे। इसमें करना क्या है कि 2.2 में अब एक चीज समझ लीजिए कि आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, ठीक है। अलर्ट होने का मतलब क्यों है, क्योंकि अब आपके पास सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम को समझ के आपको इक्वेशन बनानी है और फिर इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, ठीक है। मतलब कि अब यहाँ पे 2 स्टेप लेना है। सबसे पहले मुझे वर्ड प्रॉब्लम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक वर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा तब तक हमारा इक्वेशन बनेगा नहीं। तो वर्ड प्रॉब्लम को समझो और फिर उससे इक्वेशन बनाओ, तब जाके सोल्व करो, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम समझना कोई बहुत भारी काम नहीं है, समझे। इसमें आपको जरूरत है 2 चीज की। पहली चीज फोकस, कि क्वेश्चन पढ़ते समय आपका फोकस सिर्फ क्वेश्चन पे ही होना चाहिए, आपके माइंड में कोई और चीजें नहीं चलनी चाहिए। दूसरी चीज, स्टेप बाय स्टेप आप वर्ड प्रॉब्लम को समझो, स्टेटमेंट को समझो, ठीक है। पहले एक मतलब फुल स्टॉप जहां पे लगा है पहले वहां तक आप समझ लो कि वहां तक में क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर उसके आगे पढ़ो। फिर अगर एक बार में क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्वेश्चन को 5 बार पढ़ो, क्योंकि ये चीज अब आपके अंदर उतारना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझे। क्योंकि ये चैप्टर 2.2 चैप्टर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और इन सारे जो इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर खाली वर्ड प्रॉब्लम ही है। तो मतलब एक से एक अभी वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो वर्ड प्रॉब्लम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलिए मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने का। जैसे जैसे मैं पढ़ के जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, आप कोशिश ये करना कि अगले क्वेश्चन में सेम कंडीशन आपको भी रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले एक जहां भी फुल स्टॉप लगा हुआ है, जैसे यहां तक है, हम यहां तक पहले पढ़ेंगे बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। इफ यू सबट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, पहले यहां तक समझ लो कि इफ यू सबट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, यदि तुम किसी नंबर से 1/2 को माइनस करते हो। सबट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, माइनस करना, ठीक है, घटाना। तो सबसे पहली बात कि फ्रॉम ए नंबर का मुझे पता नहीं है कि वो नंबर क्या है, खाली ये बोला गया है कि हम 1/2 को किसी नंबर में से माइनस करते हैं, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट 1/2। अब जैसे देखो, शुरू समझते हैं। सबसे पहले कि मेरे पास कोई एक नंबर होगा, उस नंबर में से मैंने 1/2 को माइनस किया, तो 1/2 को माइनस करने के बाद जो भी मेरा रिजल्ट आया, ठीक है, उस रिजल्ट को हमें 1/2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई द रिजल्ट 1/2। मतलब कि जितना रिजल्ट आया है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो, यू गेट 1/8। जब सबसे पहले कि हम एक नंबर लेंगे, उस नंबर में से 1/2 को माइनस करेंगे, फिर जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा 1/8, ठीक है। तो हमें यह बताना है कि वो नंबर कौन सा था जिसके साथ हमने ये सारी चीजें करी, ठीक है। तो देखिए, वर्ड प्रॉब्लम का पहला रूल कि जो भी चीज आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर, जो भी चीजें आपको फाइंड करना है उसको आप लेट कर लो, मतलब कि उसको आप कोई अल्फाबेट मान लो, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर, वो नंबर क्या था। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, नंबर को लेट करूंगा, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा कि लेट नंबर इक्वल टू एक्स। नंबर हमने एक्स लेट कर लिया, क्योंकि नंबर का तो नॉलेज था नहीं मेरे पास, तो नंबर को हमने एक्स लेट कर लिया। अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ATQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब कि प्रश्न के अनुसार, जैसा हमसे प्रश्न पूछ रहा है हम वैसे ही काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए, नंबर हमने लेट कर लिया। इसके बाद कह रहा था कि इफ यू सबट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, यदि हम एक नंबर से 1/2 को माइनस करते हैं, और वो नंबर मैंने क्या ले लिया है, x। मतलब कि अब हमें x में से 1/2 को माइनस कर देना है, ठीक है। 1/2 को माइनस कर देना है फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट 1/2। अब मान के चलो कि जैसे ही मैंने इसको माइनस किया, तो सपोज कर लेते हैं कि यही मेरा रिजल्ट आया है, ठीक है।
तो इसको मैं एक ब्रैकेट में डाल दूंगा और फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1/8 से। देखो 1/8 नहीं 1/8 नहीं 1/2, मल्टीप्लाई द रिजल्ट 1/2। तो 1/2 से हम माइनस करेंगे, 1/2 से हमने माइनस कर दिया, ठीक है। तो पहले हमने नंबर x लेट किया, फिर उसमें से 1/2 को माइनस किया और फिर जितना रिजल्ट आया उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यू गेट 1/8, तो हमें क्या प्राप्त होता है 1/8। तो ये 1/8 को जो रखना है ये हमें इक्वल के बाद रखना है। ये क्या रहा है कि यू गेट 1/8 मतलब कि हमें 1/8 प्राप्त होता है। जब हम ये क्रिटेरिया अपनाते हैं तो हमारा 1/8 वैल्यू आता है। तो ये 1/8 जो हुआ वो इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो देखिए ओवरऑल ये हुआ कि हमारा इक्वेशन तो तैयार हो गया, ठीक। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। अब कैसे कैसे सोल्व करना है आपको समझो। मैंने इसके पहली वीडियो में ही समझा दिया था आपको कि इक्वेशन को किस तरीके से सोल्व करना है। इक्वेशन में दो कंडीशन हमेशा बनेगा, एक प्लस माइनस का और एक मल्टीप्लाई डिवीजन का। तो प्लस माइनस एक अलग कॉम्बिनेशन में गया, मल्टीप्लाई और डिवाइड एक अलग कॉम्बिनेशन में गया। तो जब भी हम सोल्व करने की बात करेंगे तो सब अगर ब्रैकेट हमारे पास है तो पहला काम होगा, बॉडमास का रूल हमसे यही कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट सोल्व करो, ठीक है। तो हम पहले ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे। अब ब्रैकेट कैसे सोल्व होगा, तो x के नीचे कुछ नहीं है, हमने 1 मान लिया, ठीक है। चूंकि ये फ्रैक्शन में था तो इसको भी मुझे फ्रैक्शन में करना होगा, तो x/1 हो गया। 1 और 2 का जब हमने एलसीएम निकाला तो हमारा आंसर आया 2, ठीक है। 1 से 2 को डिवाइड किया 2 आया और फिर 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x आ गया। फिर माइनस 2 से 2 को डिवाइड किया 1 आया और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, ठीक है। चलिए ये हमारा इक्वेशन हो गया, मतलब ये सोल्व करने के बाद ये आया और फिर इंटू 1/2 इक्वल टू 1/8। बाकी को बाकी हमने वैसे ही लिख दिया। अब देखिए 2x-1 ब्रैकेट के अंदर क्या आया है 2x-1। तो मैं 2x में से 1 को तो माइनस कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि एक के साथ अल्फाबेट है, एक बिना अल्फाबेट का है। तो वेरिएबल जब तक सेम नहीं होगा तब तक हम माइनस प्लस नहीं कर सकते, ठीक है। हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, बट प्लस माइनस नहीं कर सकते। प्लस माइनस करने के लिए वेरिएबल सेम होना बहुत जरूरी है। अगर आपने y और x को आप ऐड नहीं कर सकते हो, बट x और x को आप ऐड कर सकते हो। क्यों, क्योंकि वो दोनों सेम अल्फाबेट हो गया, ठीक है। तो चलिए यहां तक होने के बाद चलिए ये ब्रैकेट तो हमने सोल्व कर दिया। अब इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, ब्रैकेट के अंदर अब जो भी चीजें आ गई अब इसको हम सोल्व नहीं कर सकते। तो अब हम आगे देखेंगे कि आगे मेरा क्या है। तो आगे मल्टीप्लाई में 1/8 है और मल्टीप्लाई में 1/8 है मतलब कि 1 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है और 2 को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो चलिए हम यहां पे समझते हैं एक बार। पहले 1 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या 2x आ गया, ठीक है। फिर 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया अपॉन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया और इक्वल में क्या चल रहा था 1/8, ठीक है। अब देखिए अब ओवरऑल यहां तक हमारा सोल्व हो गया, ठीक है। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों अब इसके आगे हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते। कहने का मतलब कि 2x में से 1 को माइनस नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अब इसमें कुछ सोल्व होगा नहीं। तब अब लास्ट कंडीशन में हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब कि जब भी बीच में इक्वल का साइन हो और दोनों तरफ फ्रैक्शन के रूप में कोई चीजें हो तब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, तिरछे को तिरछे के साथ, ठीक है। तो मतलब कि 8 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 8 2 जा 16 और इनटू में x, तो ये 16x हो गया। फिर माइनस का साइन लगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8 हो गया और फिर इक्वल का साइन लगाया यहां पे और फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए अब हमारा इक्वेशन बन गया 16x - 8 = 4। अब क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें x को अकेला रखना होगा और x अकेला कब आएगा, जब यहां से उस सारे नंबर को हटाऊंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्लस माइनस वाले नंबर को हटाऊंगा। तो मैं ये देख रहा हूं कि 8 यहां पे माइनस में है, तो इसको जब उधर भेजूंगा मैं इसकी साइड चेंज करूंगा तो साइन भी चेंज हो जाएगी और वो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, यानी कि 16x। अब इसको यहां पे अकेला रख दिया मैं, उस तरफ 4 पहले से था और 8 उधर जाके प्लस का हो गया, ठीक है। तो ये बन गया 16x = 4 + 8। तो अब नेक्स्ट में 16x = 4 और 8 को प्लस किया कितना आ गया 8 4 12 12 आ गया, ठीक है। अब देखिए
16x इक्वल टू 12 आ गया। अब x को मुझे अकेला रखना है, तो x के साथ अभी 16 लगा हुआ है, x के साथ यहाँ पे 16 है, तो 16 और x के बीच में कौन से साइन का मल्टीप्लाई का कौन से साइन का रिलेशन बन रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि 16 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब कि मल्टीप्लाई का होगा। और मल्टीप्लाई वाले संख्या की जब हम साइड चेंज करते हैं तो डिवाइड में चला जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए x इक्वल टू, अब यहां से मैंने 16 को हटा दिया, ठीक है, 16 को हटा के अब मैं 16 को उधर भेज रहा हूं, 16 की साइड चेंज कर रहा हूं। 16 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर गया तो ये डिवाइड में हो गया, यानी कि 12 के साथ ये आ गया डिवाइड में, ठीक है। अब देखिए 12 अपॉन 16 हो गया, 12 अपॉन 16। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में आते हैं, एक ही टेबल में दोनों नंबर आना चाहिए, 12 और 16 दोनों। तो हाँ, 4 के टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं। तो चलो ये कट गया कितने बार में, 4 के टेबल में 3 बार में, और ये कट गया 4 बार में, यानी कि x की वैल्यू आ गई 3 अपॉन में 4, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। तो इसको पहले मैं मिटा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इज 154 मीटर। इट्स लेंथ इज, its length is 2 meter more than 2 meter more than twice its breadth. What are the length and breadth of the pool? What are the length and breadth of the pool? ठीक है, तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। अब आप ध्यान से यहाँ पे पहले आपको वर्ड समझना है, स्टेटमेंट समझनी है, उसके बाद इक्वेशन बनानी है, तब जाके लास्ट में इक्वेशन को सोल्व करना है, फिर हमारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक करके स्टेटमेंट को समझेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपसे फिर से यही बोलूंगा कि जितना ज्यादा हो सके आप स्टेटमेंट पे फोकस करना सीखो। ये देखिए, ये 1 दिन में या फिर 10 दिन के अंदर नहीं होगा ये काम, ठीक है। आपको समथिंग 1 से 1.5 महीना टाइम देना पड़ेगा रोज का। अगर रोज का आप 5 स्टेटमेंट वाले सवाल भी करते हो तो मेरी गारंटी है, मैं अपनी तरफ से आपको गारंटी दे रहा हूं कि 1 महीने के अंदर वर्ड प्रॉब्लम पे आपका कमांड रहेगा, वो भी इतनी अच्छी तरीके से रहेगा कि इसके आगे 9th 10th 11th 12th जो भी आएगा सब पे आपका कमांड और ज्यादा अच्छा बनते जाएगा, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम पे कमांड करना सीखो। जब वर्ड प्रॉब्लम कमांड करना सीख लेंगे ना तो मैथ ऑटोमेटिक फिर समझ में आने लगेगी, ठीक, क्योंकि हमारा दिमाग फिर सोचना स्टार्ट कर देता है, उसके बारे में डीपली जाके सोचता है, अंदर तक जाके सोचता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अभी यहां से कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, मैं आपको समझा दूं, ये होता है रेक्टेंगल, ठीक है। एक रेक्टेंगल के पास
2 ब्रेथ और 2 लेंथ होते हैं, ठीक। तो अब मान के चलो कि ये हमारा एक स्विमिंग पूल है, ठीक है। ये क्या है? स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल है रेक्टेंगुलर, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें ऊपर नीचे लेंथ हो गया और साइड में दोनों जगह पे ब्रेथ हो गया, ठीक है। अब द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। इसका पेरीमीटर क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर दिया हुआ है 154 मीटर, ठीक है। पेरीमीटर पहले समझते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। तो देखिए, पेरीमीटर का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज हो हमारे पास, उसकी बाउंड्री की जो मेरी टोटल लेंथ होगी वो हमारा पेरीमीटर कहलाएगा। सो फॉर एग्जांपल कि हमने एक प्लॉट खरीदा, ठीक है, हमने एक इसी रेक्टेंगुलर शेप में प्लॉट खरीदा। अब मुझे ये पता करना है कि मेरे प्लॉट का पेरीमीटर क्या है। तो मैं क्या करूंगा कि इसकी बाउंड्री को मैं ऐड कर दूंगा। पहले मैं इसकी लेंथ चेक करूंगा कि इसकी लेंथ कितनी है, फिर ब्रेथ कितनी है, फिर सारे लेंथ ब्रेथ को आपस में ऐड कर दूंगा तो मेरा पेरीमीटर निकल जाएगा। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, मतलब कि जो भी शेप है और उस शेप में जितनी भी साइड है उन सारे साइड को प्लस कर दो, आपका पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से ये एक स्विमिंग पूल है रेक्टेंगुलर जिसका पेरीमीटर गिवन है मेरे पास। वो पेरीमीटर हमें बताना है, वो इसकी लेंथ ब्रेथ हमें फाइंड करनी है कि इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। चलिए तो कंडीशन देखते हैं कि इसमें है क्या कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, कि एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल था जिसका पेरीमीटर 154 मीटर दिया हुआ था। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यही पॉइंट है जो आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि यही आपको इक्वेशन बना के देगा, ठीक है। तो जब ये मैटर, बीच वाला मैटर जब समझ लोगे ना कि हाँ मेरा मेन इक्वेशन कहां से बनेगा, तो फिर समझ लो कि वर्ड प्रॉब्लम आपके हाथ में है, ठीक है। तो देखिए, जो पेरीमीटर गिवन था उसको तो मैंने साइड रख दिया, ठीक है। अब हम आते हैं पेरीमीटर निकालने का मतलब क्या, कि पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे साइड की जरूरत पड़ेगी ना। तो अब देखते हैं कि इसमें साइड का क्या मतलब दिया हुआ है, साइड के बारे में क्या दिया हुआ है। तो यहां पे कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है, इस स्विमिंग पूल की जो लेंथ है वो 2 मीटर ज्यादा है ब्रेथ के दुगने से। ट्वाइस का मतलब दुगना और मोर का मतलब ज्यादा, कितना? 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब कि इस स्विमिंग पूल की जो लेंथ हुई वो ब्रेथ के दुगने से 2 मीटर ज्यादा है, ठीक है। अब आप समझो कि लेट किसको करोगे, लेंथ को लेट करोगे या ब्रेथ को लेट करोगे। तो यहां पे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, लेंथ किसके बदौलत बना? ब्रेथ के बदौलत में। क्या कह रहा है कि स्विमिंग पूल की जो लेंथ है वो ब्रेथ के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो ये जो लेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड है? ब्रेथ के ऊपर डिपेंड है। जब तक मुझे ब्रेथ की वैल्यू पता नहीं चलेगी तब तक मैं लेंथ की वैल्यू पता नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि लेंथ को ब्रेथ से कंपैरिजन किया जा रहा है। समझ रहे हो बात को? तो हमें सबसे पहले ब्रेथ को लेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं, हम यहां पे पहले वो सारी चीजें लिख लेते हैं जो हमें जरूरत है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं कि लेट ब्रेथ इक्वल टू एक्स। हमने ब्रेथ को एक्स मान लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे लेंथ की, क्योंकि लेंथ जो है वो ब्रेथ के ऊपर ही डिपेंड है। तो ब्रेथ को जब हमने एक्स मान लिया तो जैसे जैसे क्वेश्चन का कंडीशन कह रहा था वैसे वैसे मैं लेंथ की वैल्यू फाइंड कर दूंगा, ठीक है। देन लेंथ LENGTH, लेंथ इक्वल टू क्या था? देखिए, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसकी जो लेंथ थी वो ब्रेथ के दुगने से 2 मीटर अधिक थी, ठीक है। तो ब्रेथ का दुगना, चलिए ब्रेथ को हमने क्या माना है? एक्स माना है। एक्स का दुगना क्या होगा? तो एक्स का दुगना 2x, ठीक है। दुगना का मतलब क्या? 2 गुना। तो x को 2 से गुना कर देंगे तो ये 2 गुना हो गया, 2x हो गया। अब 2 गुने से 2 ज्यादा था, क्या कह रहा है? 2 मीटर मोर देन, ठीक है। टू मोर का मतलब ज्यादा, तो इसमें 2 को मैं ऐड कर दूंगा। ज्यादा, मोर में ऐड होता है और लेस में माइनस होता है, ठीक है। तो देखिए, अब इसकी लेंथ भी, ब्रेथ भी हमें पता चल गया और लेंथ भी पता चल गया। अब हम आ जाएंगे जो क्वेश्चन में गिवन था, जिसके थ्रू मैं इसके लेंथ और ब्रेथ परफेक्ट तरीके से फाइंड कर सकूंगा, और वो क्या गिवन था? पेरीमीटर गिवन था, ठीक है। तो चलिए अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहां पे बारी आ जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने के लिए हम पहले ये लिखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ पूल इक्वल टू 154 मीटर। 154
मीटर। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ पूल, पुल जो था वो किसके शेप में था, रेक्टेंगुलर के शेप में था, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये याद कर लेना आप, ठीक है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये याद कर लेना रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। ठीक है, अब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू कितनी हो गई, 154 हो गई। ठीक है, क्योंकि इसका पेरीमीटर वही दिया हुआ था और पेरीमीटर का फॉर्मूला ये हुआ, तो फॉर्मूले के बराबर में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहां तक होने के बाद अब हम समझते हैं थोड़ा सा इधर कि इसको अब सोल्व कैसे करना है। तो अब लेंथ के जगह पे हमें लेंथ की वैल्यू पुट कर देनी है, ब्रेथ के जगह पे हमें ब्रेथ की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो 2 इंटू लेंथ, लेंथ की वैल्यू क्या आ गई थी 2x प्लस 2, तो लेंथ की जगह पे हम रखेंगे 2x प्लस 2 और फिर प्लस ब्रेथ, ब्रेथ की वैल्यू क्या थी x, तो ब्रेथ की जगह पे हम रखेंगे x और इक्वल में कर देंगे 154। तो दोस्तों अब यहां से कैलकुलेशन समझना है। चलो वर्ड प्रॉब्लम को तो हमने सोल्व कर दिया, सोल्व करके हमने इक्वेशन बना दिया। अब हम इक्वेशन को समझेंगे कि इक्वेशन को कैसे करना है। तो यहां पे ध्यान दीजिए आप कि ब्रैकेट के अंदर, फिर से यहां पे ब्रैकेट आ गया और बॉड मास का रूल क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट सोल्व करो। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर सोल्व करते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर टोटल 3 नंबर है, तीनों नंबर प्लस में है, तो मतलब करना तो प्लस है। अब हम ये देखेंगे कि क्या सारे नंबर प्लस हो जाएंगे या कुछ नंबर प्लस नहीं भी होंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि इसके साथ x लगा हुआ है, मतलब ये x वाले नंबर के साथ ही प्लस हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे हो गया 2x और यहां पे हो गया x। अब इस x के पहले कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, जब इस x के पहले कोई नंबर नहीं दिखा दे रहा है तो क्या मानेंगे 1 मानेंगे, और 2 और 1 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये बन गया 3x। ठीक है, और फिर प्लस 2, देखिए 2 को मैं इनके साथ ऐड नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि 2 सिर्फ एक नंबर है, वो कांस्टेंट है, उसके साथ वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल कहने का मतलब कि उसके साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं है। ठीक है, तो ये खाली कांस्टेंट हुआ, तो इसको साथ में ही मैं लिख दूंगा 3x प्लस 2 इक्वल टू। अब ध्यान देते हैं ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के बाहर क्या था 2 था, और ये जो 2 और ब्रैकेट के बीच में हमें कोई साइन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा है तो हम क्या मानेंगे मल्टीप्लाई का मानेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई वाले नंबर की जब हम साइड चेंज करते हैं तो किस में चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है। तो देखो इक्वल के बाद 154 दिया हुआ था और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके किस में हो गया डिवाइड में, तो हम इसके नीचे अब 2 लगा देंगे। ठीक है, और 2 से 154 को अगर हम कैंसिल करना चाहें तो ये 77 बार में कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि अब मेरा इक्वेशन हो गया 3x प्लस 2 इक्वल टू 77। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। अब मुझे यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x जो भी नंबर है उनको धीरे धीरे यहां से हटाना होगा, और सबसे पहले मैं नंबर प्लस माइनस वाले को हटाऊंगा। तो यहाँ पे 2 प्लस में दिख रहा है, तो उधर जाके किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे बच गया 3x, फिर लगा दिया इक्वल, इक्वल के बाद 77 था और 2 इधर आके माइनस का हो गया, यानी कि 3x इक्वल टू हो गया 77 माइनस 2 75। अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 उधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि x इक्वल टू हो गया 75 अपॉन में 3, और 3 से 75 25 बार में कट गया, मतलब कि हमारी x की वैल्यू आ गई 25। तो दोस्तों ये था ये क्वेश्चन। ठीक है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पुल, उस पुल की लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। तो देखिए लेंथ ब्रेथ को तो हमने लेट किया था ना, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना था, ये तो टेम्पोररी वैल्यू था, हमने लेट करके इसको बनाया था। जब हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली तो अब जहां जहां इसमें x था वहां वहां पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सब इसको पेरीमीटर वाले आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सारी चीजें आप राइट डाउन कर सकते हैं, या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको पहले इसको मिटा के अब मैं लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना सिखा रहा हूं कि लेंथ ब्रेथ कैसे फाइंड होगा। तो ये वाला लाइन मैं मिटा दे रहा हूं फिलहाल के लिए। तो ये लाइन जब मिट गया तो अब मेरा क्या क्या आ गया, लेट ब्रेथ इक्वल टू x देन लेंथ इक्वल टू 2x प्लस 2। ठीक है, तो अब हम आते हैं नाउ ब्रेथ इक्वल टू x था और x की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर ली है 25, तो इस हिसाब से हमारा ब्रेथ कितना हो जाएगा 25 मीटर। मीटर क्यों हुआ, क्योंकि पेरीमीटर जो है वो मीटर में गिवन था। ठीक है, तो यूनिट हमें सेम रखना होता है।
देखिए ब्रेथ की वैल्यू हमने x लेट किया था और x की वैल्यू 25 आया, तो इस हिसाब से हमारी ब्रेथ की वैल्यू 25 होगी। ठीक, अब एंड लेंथ इक्वल टू, तो लेंथ क्या है, लेंथ हमारा है 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, तो 2 इंटू एक्स के जगह पे 25 और फिर प्लस 2। ठीक है, तो पहले 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और 50 में 2 को ऐड कर देंगे तो 50 और 2 कितना हो गया 52, 52। तो ये 52 मीटर इसकी लेंथ हो गई और 25 मीटर इसकी ब्रेथ हो गई। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हम जल्दी से समझ लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलियस ट्रायंगल, जल्दी से मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, द बेस ऑफ एन आइसोसेलियस triangle is 4 by 3 centimeter, is 4 by 3 centimeter। ठीक है, the perimeter of the rectangle is the perimeter of the rectangle is the triangle, rectangle नहीं triangle, triangle is 4 whole 12 by 15, 4 whole 12 by 15 सेंटीमीटर। तो what is the length, what is the length of remaining इक्वल साइड। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन ये है, आप लोग ध्यान से समझ लो। मैं क्वेश्चन एक बार लिख दिया हूं, अब इसको समझा देता हूं क्या है ये। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं अब ट्रायंगल की। ठीक है, और ट्रायंगल में भी टाइप्स है आइसोसेलिस ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आइसोसेलिस ट्रायंगल होता क्या है। तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवा दे रहा हूं आइसोसेलिस ट्रायंगल से। आइसोसेलिस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड बराबर होती है और तीसरी साइड डिफरेंट होती है। याद रखना, इसकी प्रॉपर्टी है कि आइसोसेलिस ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होती है और तीसरी साइड जो होती है वो डिफरेंट होती है। ये नीचे वाली जो साइड कहलाती है ये हमारा, इसको हम कहते हैं बेस साइड, क्योंकि ये बेस है, बेस ये आधार बनाता है। ठीक है, और बाकी के ये दोनों जो है ये वर्टिकल साइड है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या था कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलियस ट्रायंगल इज 4 by 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और आइसोसेलियस ट्रायंगल का, इस आइसोसेलियस ट्रायंगल का बेस क्या है, तो बेस ये है और बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 by 3। ठीक है, 4 by 3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 whole 2 by 15। ये देखिए यहां पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, पेरीमीटर इक्वल टू दिया हुआ है 4 whole 2 by 15। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में यानी कि मिश्रित भिन्न, हिंदी में कहते हैं इसे मिश्रित भिन्न। तो ये मिश्रित भिन्न में है,
सबसे पहले इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, और इसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दो। तो 15 4 जा 60 और 60 में 2 ऐड किया 62, तो ये बन गया 62 अपॉन में 15, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, पेरीमीटर ये आ गया, ठीक है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड। तो देखिए अगर बात हम इस ट्रायंगल की करें तो इस ट्रायंगल में बेस साइड तो मेरे पास गिवन ही है, बेस पे जो साइड है उसकी वैल्यू तो गिवन ही है, तो बाकी के रिमेनिंग साइड के क्या बन गए, ये दोनों बच गए, और ये दोनों साइड क्या है, इक्वल साइड है। तो देखिए यहां पे वही कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड। रिमेनिंग इक्वल साइड का मतलब कि ये दोनों रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ, ठीक है। तो यही दोनों साइड तो बचा हुआ है, क्योंकि एक साइड की तो वैल्यू गिवन ही है। तो चलो ये दोनों साइड के हमें वैल्यू फाइंड करना है। चूंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो कोई एक वैल्यू फाइंड हो जाएगा, तो वही वैल्यू दूसरे साइड की भी होगी, ठीक है। सपोज कि अगर ये मैं 5 फाइंड कर लेता हूं तो ये भी मेरा 5 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अब ये चीज तो आपको समझ में आ गई। आप इसको देखो, पहले इसको आप उतार लेना, क्योंकि इसको मिटा के अब मैं समझाने वाला हूं, ठीक है। तो आप पहले इसे उतार लेना, पेरीमीटर जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ था इसको आप देख लेना, फिर उसको फ्रैक्शन में चेंज करके लिख लेना, ठीक है। अब मैं इसको मिटा के क्वेश्चन पे आता हूं, ठीक। ये भी क्वेश्चन का ही पार्ट था, इसको मैंने पेरीमीटर को पहले ही सोल्व कर दिया, मैं साइड में कहीं लिख दे रहा हूं, पेरीमीटर को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। सोल्व करने के बाद आया है ये 62 अपॉन में 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा पेरीमीटर सोल्व करने के बाद आया था। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को पूरा कैसे करना है। तो देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में हमने एक चीज समझ लिया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है, और जो तीसरी यानी कि बेस साइड जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें इक्वल साइड की ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम किसको लेट करेंगे, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको हम लेट करेंगे। तो हम लेट कर लेंगे कि लेट इक्वल साइड्स इक्वल टू एक्स लेट कर लिया। अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, पेरीमीटर गिवन है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर गिवन है कितना, 62 अपॉन में 15, 62 अपॉन में 15, ठीक है। पेरीमीटर होता क्या है, तो पेरीमीटर होता है तीनों, मतलब कि जो भी शेप है और उस शेप में जितने भी साइड हैं सारे साइड को प्लस करके पेरीमीटर निकाला जाता है, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें तो इसकी बेस की जो साइड दी हुई है वो 4/3 दे रखी है। इन दोनों साइड को हमने एक्सलेट कर लिया है, तो इस हिसाब से इन तीनों साइड को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 अपॉन में 3 इक्वल टू 62 अपॉन में 15, ठीक है। देखिए यहां तक समझ में आ गया। पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड को ऐड करूं, तो तीनों साइड को हमने ऐड कर दिया, और जब तीनों साइड को ऐड किया तो पेरीमीटर निकला, और पेरीमीटर की वैल्यू क्या दे रखी थी, 62 अपॉन में 15। तो इसके इक्वल में 62 अपॉन में 15 कर लिया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे इसको कैसे सोल्व करना है। तो ठीक है, सबसे पहले कि x और x को मैं प्लस कर दूंगा तो कितना 2x हो जाएगा। तो यहां पे मैंने लिख दिया 2x, और फिर यहां से आ गया प्लस 4/3 और इक्वल में चल रहा था 62 अपॉन में 15, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगर हम इस तरफ वाले नंबर को सोल्व करें तो 2x, अब 2x के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे हम, 1 मान लेंगे, क्योंकि इधर वाला नंबर फ्रैक्शन में है तो ये भी फ्रैक्शन में होना चाहिए जब भी तो ऐड होगा। तो चलिए अब ये दोनों फ्रैक्शन में आ गया। इसके बाद क्या करना है, नीचे वाले दोनों नंबर का एलसीएम निकाल देना है। 1 और 3 का हमने एलसीएम निकाला तो कितना हो गया, 3 हो गया। 1 से 3 को डिवाइड किया 3, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 और इनटू में x, फिर प्लस 3 से 3 को डिवाइड किया 1, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 इक्वल टू 62 अपॉन में 15। यहां तक क्लियर है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये वाला अब इस तरफ वाला मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब इधर मैं इसको ऐड नहीं कर सकता क्योंकि एक के साथ एक से एक बिना एक्स का है, दोनों सेम रहेगा, जब भी ऐड होगा तो ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो अब फाइनली हम क्या कर देंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 15 6 जा कितना 75 और इंटू एक्स, प्लस 15 को 4 से किया तो 60 हो गया, और 62 को 3 से किया तो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, 186। यहां तक क्लियर है।
अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले प्लस माइनस वाले नंबर को हटाएंगे, तो 75x इक्वल टू 186 माइनस 60, तो 75x इक्वल टू हो जाएगा 6 में से 0 माइनस 6 और 18 में से 6 माइनस करेंगे 12, यानी कि ओवरऑल ये 126 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू 126 अपॉन में 75 को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, थ्री, ठीक है, चलिए इतना आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। अब देखते हैं कि क्या 126 और 75 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 75 3 के टेबल से भी कैंसिल होगा और 5 के टेबल से भी कैंसिल होगा, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, और 5 से कौन कौन सा संख्या कैंसिल होता है, जिसके लास्ट में 5 या 0 हो। ठीक है, अब अगर ऊपर वाले नंबर को देखें तो ऊपर वाले नंबर 5 से तो कैंसिल नहीं होगा, बट ये नंबर 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने का क्या क्राइटेरिया है, इन तीनों नंबर को आपस में ऐड कर दो। अगर आपस में ऐड करने का जो तुम्हारा एडिशन आएगा, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। और 6 और 2 को ऐड किया 8 और 1 को ऐड किया 9, यानी कि टोटल इसका एडिशन कितना आया, 9 आया, और 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये 126 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो चलिए दोनों को हम 3 से कैंसिल करते हैं, तो 3 से ये कटेगा, 3 4 जा 12, 4 और 3 2 जा 6, 2 बार में, और 75 को अगर 3 से कैंसिल करें तो 25 3 जा 75, यानी कि आ गया 23। तो अब देखिए x की वैल्यू मेरा कितना आ गया, 42 अपॉन में 23, मतलब कि हमारा जो इक्वल साइड होगा वो इक्वल साइड की वैल्यू कितनी आ गई, इक्वल साइड की वैल्यू आ गई 42 अपॉन में 23 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट। तो आज की वीडियो के लिए बस यही 3 क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे अगर एक एक क्वेश्चन में समझाते रहूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, समझे। तो एक 3 क्वेश्चन से मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में बदल के उसको सोल्व करना है। बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने समझा दिया। ठीक है, अब जो हमारी कल की वीडियो आएगी, जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के लाऊंगा, मतलब 2.2 में से ही। अब इस 2.2 में ओवरऑल मेरे ख्याल से 14 या 15 क्वेश्चन है। अगर ये सारे क्वेश्चन मैं करवाने लगूं ऐसे समझा के तो फिर काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करो इसी में पक्का बनने का, इसी क्वेश्चन को 3-4 बार सोल्व करो। इससे फायदा होगा ये कि आप वर्ड को समझना स्टार्ट कर दोगे। जब वर्ड समझ में आएगा, वर्ड से इक्वेशन बन जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 के आगे चलेंगे। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि नहीं ये समझाने लायक है, वो सारे क्वेश्चन मैं समझा दूंगा, और जो क्वेश्चन लगेगा कि नहीं आप खुद से बना लोगे, वो क्वेश्चन को मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये आपको खुद करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। जितना ज्यादा हो सके आप शेयर करें लोगों को, ताकि उन्हें भी ये मतलब समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि हमारी जैसे जैसे नई वीडियो आए आपको इन्फॉर्मेशन मिलता जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।